बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज जो भी कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, अदालत उज़्मा में, वो आप सबके सामने, और उस पर आज काफ़ी गुफ्तगू भी हुई, मुख्तलिफ बयानात भी आए, चाहे वो अपोजिशन जमातें हों, चाहे हुकूमती जमात हो। और कल तक जो कार्रवाई है उसको लेकर गया कि कल जो है उसको बर्खास्त किया गया, कल मजीद आगे कार्रवाई स्टार्ट होगी। आज मुख्तलिफ जरा भी हुई, अटॉर्नी जनरल की भी हमने गुफ्तगू सुनी, और मुख्तलिफ पार्टियों के जितने भी वकला थे, बैरिस्टर थे, उन्होंने भी जरा की और सिचुएशन को थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई। लेकिन अब तक समझ ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो यही चाहती है कि ये जो अंदरूनी मामलात हैं इसको पार्लियामेंट के अंदर ही सॉल्व किया जाना चाहिए। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का एक बयान इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि उन्होंने कहा है कि खास तौर पे जो खाली जगह है उसको फिल करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, तो इसको फिल करना पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट के अंदर ये फैसले होने चाहिए। लेकिन ये भी साथ कह दिया गया उमर अता बंदियाल साहब की तरफ से कि वोट एक आईनी हक है और उस हक को नहीं छीना जा सकता। वोट डाला जाएगा, उसके बाद फिर फैसला होगा कि उन लोगों ने, खासतौर पे जिन्होंने पार्टी मौक़िफ़ की तायद नहीं की या उनके खिलाफ गए, उनके खिलाफ क्या फैसला होगा ये वोट डालने के बाद डिसाइड हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। पीटीआई हुकूमत दूसरी तरफ ये चाह रही है कि पहले ही हमें पता चल गया कि वो हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस हैं, तो आप उनके खिलाफ पहले कार्रवाई करें। लेकिन वोट डलेगा, उसके बाद वोट गिनती होंगे, गिनती होने के बाद फिर डिसाइड होगा कि उस वोट को शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अब इसके ऊपर मजीद लेटर्स जो हैं वो सूबाई हुकूमतों को लिख दिए गए हैं। पार्टियों ने अपने मौक़िफ़ जमा करवा दिए थे, तमाम पार्टी ने ऑलमोस्ट करवा दिए हैं, और 63A की जो तशरीह है वो इस वक्त सबसे बड़ा मुअम्मा जो है वो बना हुआ है। और उसकी तशरीह के लिए अभी हमें सीनियर कानूनदान भी ज्वाइन करेंगे, मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो इस पर बात करें। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब का बयान आया कि जी वो जल्दी इंतखाबात भी हो सकते हैं। अब ये बड़ा क्रूशल एक टाइम है जिसके ऊपर इस तरह के बयानात यकीनी तौर पे आईब्रोज रेस करेंगे, और ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई कोई बैकडोर रवाबित जारी हैं हुकूमत के और अपोजिशन के दरमियान? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाए? फिर एक और बयान जो आया आज सबसे बड़ा, वो ये था कि जी एक पेशगोई कह लीजिए कि वसान साहब की तरफ से कि जी हो सकता है कि इमरान खान साहब 27 के जलसे में जो सरप्राइज का कह रहे हैं, जो ट्रम्प कार्ड कह रहे हैं, हो सकता है मुस्ताफी हो जाए। अब ये बड़ा हैरानकुन पॉइंट है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। इमरान खान साहब क्या इस लेवल पे जा सकते हैं कि वो 27 के जलसे में मुस्ताफी हो जाए और अदम एतमाद की तरीक हो ही ना? क्योंकि मेन जो इशू है हुकूमत को वो इमरान खान साहब से, इत्तेहादी जमातें भी माइनस इमरान खान का फॉर्मूला, माइनस इमरान खान साहब की जो बात है उसको कर चुके हैं। फिर जो तीसरा अहम पॉइंट है, इत्तेहादी जमातों ने अब तक भी कोई ऐलान नहीं किया। अपोजिशन इंतजार में, उनके पास बाकी जो मुनरिफ अरकान है वो उनके पास जमा है, सारे वो मौजूद हैं, वो हाँ कर चुके हैं। लेकिन जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने अब भी अपने जो पत्ते हैं वो संभाल के रखे हैं। वो कब खेलेंगे? क्या 25 तारीख ही वो तारीख है, कल की तारीख है, जो कि यकीनी तौर पर क्या उसमें वो सब बाहर निकल आएंगे? तमाम इत्तेहादी जमातें जो भी उनके दिलों में है, जो भी वो फैसला करने वाले हैं, क्या वो हो जाएगा? आज मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मुझे बताया जा रहा है जी यासीन आज़ाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा जी, फिजा जी से, ठीक है जी, यासीन आज़ाद साहब हमें ज्वाइन कीजिए, बताइएगा। फिजा दिशान साहबा, अस्सलाम वालेकुम मैम। फिजा साहबा आपकी आवाज मुझे कम आ रही है। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, रहनुमाई आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। फिजा साहबा जरा बात कर लेते हैं पहले, ये इमरान खान साहब, वसान साहब ने एक पेशगोई की, उन्होंने कहा जी कि हो सकता है इमरान खान साहब 27 के जलसे में मुस्ताफी हो जाएं, इस्तीफा दे दें। क्या ऐसा होता मुमकिन नजर आ रहा है आपको 27 के जलसे में जो सरप्राइज की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब? नहीं जी, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, हमें कुछ कबल अज़ वक्त हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज चेक करें, आप अच्छा, उनका कॉन्फिडेंस चेक करें, तो हाँ, बिल्कुल भी हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है। और एक्चुअली ये जो पीटीएम है, सॉरी, ये जो अदम एतमाद है, इसकी तहरीक जो है, ये इसकी टाइमिंग बहुत गलत है। किस सेंस में हमारे कह रही लिए हैं आप? नहीं, क्या हमारे ओआईसी की लिए वजह से? नहीं नहीं, हमारे लिए टाइमिंग गलत नहीं है। अच्छा, मतलब अगर हम इस तहरीक हाँ, को हारें या जीतें, हाँ, देखिए इमरान खान विजनरी ठीक है, लीडर हैं और उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सीट उनकी रहती है या नहीं रहती। ठीक है, बात ये है कि जिस चीज के ऊपर हम कायम हैं, जिस चीज वो हमारा विजन है, और हमने उसके साथ खड़े होना है, कि हमने हक के साथ खड़े होना है और गलत चीज को के अगेंस्ट खड़े होना है हमने। तो ये और टाइमिंग मैं इसलिए आपको कह रही हूँ
कि देखिए जो अगर ऑपोजिशन में इतनी सेंस होती, अगर उनको इतना पॉलिटिकल इनमें अक्यूमेंट इतना होता, उन्हें पता होता कि जून में बजट आना है, उसके ठीक है। बाद इलेक्शंस का की तैयारियां शुरू हो जाएंगी जाएंगी जुलाई से। ठीक है। अब इन्होंने ये किया कि इन्होंने इस वक्त किया, तो इन्हें तो पता ही नहीं है, इनके तो अपने पसीने छूट जाएंगे अगर हुकूमत चली गई तो मतलब क्या करेंगे। अच्छा मजे की बात यह है कि ये एक पेज पे खड़े ही नहीं है खुद भी। अच्छा। इन्हें कितनी डिसीजंस जो है उनके बारे में पता है, इनके लीडर कौन है, मतलब ये जो एक चूचू का मुरब्बा बना है इकट्ठा, जो इनके के ये मेरे ख्याल में पहले मौलाना दूसरे फजल का रहमान साहब लीड कर रहे हैं ना सबको, मेन तो किरदार वही प्ले कर रहे हैं, बीच में बनाएंगे मॉडरेटर उनको, करके भी। उनको वो उनके लीडर हैं। चलें देख लेते हैं हम आगे अच्छा। जाके इनकी कितनी की आपस में एक दूसरे के साथ नहीं, भी एक खड़े रह टेबल पे सकते जमा हैं। करने में मौलाना साहब का ही ज्यादातर रोल उसमें नजर आता है, वही ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं तमाम जमातों को यकजा करने में, आपको नहीं लगता? जी बिल्कुल लगता है, वो भी हैं साथ में। आपने देखा है कि ये सब के सब जो हैं ये आपस में भी एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है, सिंसियर इनकी नहीं है, आपस ठीक हो में गया। अब इस पॉइंट के ऊपर एक और सवाल पैदा होता है कि क्या शेख रशीद साहब की बात सच साबित हो सकती है कि इमरान खान साहब कोई मतलब पीछे से बैकडोर रवाबित कुछ हो जाएं आपके इसी पीडीएम के साथ और असम्बलियां तहलील कर दी जाएं अदम एतमाद पे बातें, जिसने उन्होंने कहा कि अगली इंतखाबात हो सकते हैं, तो ये कोई इशारा था क्या सबके लिए? जी बिल्कुल हो सकती है, असेंबलियां तहलील हो सकती हैं, कबल अच्छा। उस वक्त इलेक्शन हो सकता है। हाँ। इस वक्त तो देखिए हाँ। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इतना जरूर यकीन है कि जो भी होगा वो हमें तो नुकसान नहीं है। ये जो अगर हुकूमत चली जाती, इन लोगों को ज्यादा नुकसान है इस चीज ठीक का। है। इन्हें ठीक इस है। बात का पता नहीं किन हवाओं में इस वक्त ये लोग हैं। इनको ठीक है। बस ये एक क्रेज है कि किसी तरीके से इमरान खान को हटा दे, अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। जी अच्छा, यहां पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि 27 तारीख के ऊपर सारी की सारी सियासत, आपकी सारी की सारी उम्मीदें 27 तारीख से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो 27 से पहले ही हो सकता है कि अपोजिशन में खासतौर पर जितनी भी इत्तेहादी जमातें शामिल होने वाली हैं वो ऐलान कर दें। कहा जा रहा है, अफवाहें हैं कि जी 25 तारीख कल की तारीख में ये हो सकता है कि तमाम जो इत्तेहादी जमातें ऐलान कर दें कि वो अपोजिशन के साथ मिल चुकी हैं। अगर वो ऑलरेडी ऐलान कर देंगी 25 को ही, तो फिर 27 के जलसे का क्या फायदा? असल में तो सबको पावर दिखाना चाह रहे हैं ना इमरान खान साहब। देखिए कल मुझे नहीं पता, वो तो कल ये जो अफवाहें हैं, यकीनी तौर 48 आवर्स में बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी आगे। लेकिन मैं आपको ये मतलब ये बहुत ही क्लियर है कि देखें हमने तो अवाम का दिखाना है कि अवाम किसके साथ है। आप देख रहे हैं इमरान खान का पॉपुलैरिटी कितनी, ग्राफ उनका कितना ऊपर चला गया। आप ना सिर्फ आपको खुद सोशल मीडिया पे नजर आता होगा, आप पोल्स देखें मुख्तलिफ किस्म के, तो मतलब एक वो था ना कि वो महंगाई की वजह से थोड़ी परेशानी थी, खान साहब के विजन पे तो सबको यकीन था, लेकिन देखिए अवाम अभी भी आपके साथ है सब है, लेकिन मसले है कि जो वोट आपको चाहिए फिजा साहब, जो वोट आपको चाहिए ना, वो वोट असेंबली के अंदर से मिल सकते हैं, अवाम वो वोट नहीं दे सकती जाके। तो उन वोट्स का क्या करने वाले हैं आप लोग? क्या 27 का जलसा उसमें को मदद करने वाला है आपकी? देखें 27 के जलसे का मकसद ये है कि हम ये बताना चाहते हैं और हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम अच्छाई के साथ खड़े, ठीक है। अवाम के जो आप जलसे का मकसद वो ये है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, कि आप हम अच्छाई के साथ खड़े रहेंगे और बुराई को और वो बुराई है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग के थ्रू ये हमारे लोग खरीदते हैं, वो बेजमीर लोग खरीदते हैं, जिनको के वो अपने आप को बाजार में पेश कर देते हैं कि हमारी कितनी बोली लगाओगे। तो इस देखिए इस सिस्टम के खिलाफ ये हम लोग खड़े हैं इस वक्त। तो जलसे का मकसद तो ये है। लेकिन देखें आपके ही अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने कहा है, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग नाराज हैं, हो सकता है कुछ 2-4 लोगों ने पैसे लिए हों, लेकिन ज्यादातर अरकान जो हैं, जो मुनरिफ हैं, वो नाराज हैं इमरान खान साहब से। ये बोल दिया आपके अपने वुज़रा में से। जी उनकी बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट होगी, उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई इमरान खान से नाराज है कि उनके अपने मुफाद नहीं देखे गए, तो इसमें तो उनका कोई कसूर नहीं है ना। उनको वो मुल्क को ये फवायद देखते हैं, वो देखते पाकिस्तान को किस चीज से फायदा हो रहा है। ये नहीं कि एक बंदे को मिनिस्ट्री क्यों नहीं मिली वो नाराज हो गया। इन लोगों के मैम प्लीज साथ रहिएगा, मैम प्लीज साथ रहिएगा। मलिक सिकंदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ गेस्ट हैं, JUIF के सीनियर लीडर भी हैं और खासतौर पे ऑपोजिशन लीडर हैं बलूचिस्तान असेंबली के। सर अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। कैसे मलिक हैं साहब जी? सर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कुछ 3-4 महीने बाद आपसे बात हो रही, उम्मीद करता हूँ बलूचिस्तान की सूरत हाल अब कदर बेहतर होगी। वो के खबरें आ रही हैं वहाँ की अभी भी फिर कुछ वज़ीर आला के खिलाफ कुछ सिलसिला चल रहा है, लेकिन उस पर आज बात नहीं करेंगे। आज जरा मुल्की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। आपने खासतौर पर फजल रहमान साहब बड़े एक्टिव हैं, अक्सर आते रहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब भी शो में लास्ट वीक भी मौजूद थे, उन्होंने पूरा सिलसिला। आज मैं चाह आपसे गुफ्तगू हो अभी सर, ये अभी फिजा जिशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करनी थी जलसे के हवाले से। सर 27 का जलसा पीटीआई का, लेकिन उससे पहले पीडीएम आपने भी अभी मेरे ख्याल में इस्लामाबाद इंतजामिया ने आपको अप्रूवल भी दे दी है, फिर वहां से खासतौर पे पीएमएल-एन भी आ रहा है। तो इस पूरी सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए? फिर हम जरा असेंबली के अंदर की बात बाद में करते हैं, पहले जरा असेंबली के बाहर की जंग को बात कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं सर? क्या ये इमरान खान साहब के जलसे को तोड़ पाएंगे आप उनसे 1-2 दिन पहले मार्च करके? नहीं, सवाल ये है कि हमारा जो ये प्रोग्राम था ये 23 मार्च का था जी शुरू जी, में, उसको आपने रीशेड्यूल और किया ये सर। बहुत पहले ये डिक्लेयर किया गया था जी। और गवर्नमेंट को भी पता था, सारी दुनिया को पता था। राइट। फिर वो 23 से 25 इसलिए हुआ कि 25 या 26 जी। के हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था, OIC कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट था। इसकी वजह से हाँ। ये इसको पोस्टपोन किया ताकि 26 के लिए ये हो, और 26 को ये जलसा होगा। राइट। विनू भी हमारा मालूम है जहां हम जलसा करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, पुराना तसलसल चला आ रहा है। ठीक है। ये जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ये नई बात है। वो किस चीज को काउंटर करना चाहते हैं, क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं, ये ठीक है। तो जाहिर है कि उनकी एक्टिविटीज का एक हिस्सा है। अच्छा, सरप्राइज क्या हो सकता है इमरान खान साहब के पास सर, जो अक्सर वो जिक्र करते हैं सरप्राइज दूंगा, वोटिंग से पहले सरप्राइज दूंगा, ट्रम्प कार्ड है मेरे पास, क्या हो सकता है आपके ख्याल में? वसान साहब ने तो कहा हो सकता है मुस्ताफी हो जाए। बलूचिस्तान में भी जब ये इस किस्म का सिलसिला चल रहा था, जी जी जी, तो यही कहा जा रहा था कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आखिर तक जब वोटिंग शुरू हुई तो उसने कहा कुछ तो हो रहा है। फिर उसने 11th आवर पे जाके इस्तीफा दे दिया। तो बिल्कुल भी यही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सारा कुछ तो सारी दुनिया देख रही है, सारा पाकिस्तान देख रहा है। ठीक है। तो वो तो बिल्कुल एक क्लियर सी बात है जी। अच्छा, एक पेशगोई की है वसान साहब ने, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब 27 को इस्तीफा दे सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कोई स्टेप ले सकते हैं इमरान खान साहब? बहरहाल अब तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो दे। इस तरह हो सकता है कि जिस दिन काउंटिंग हो उस दिन वो समझ जाए कि मेरे बस से सारी चीजें निकल गई। ओके। फेस सेविंग के लिए अगर वो कर दे, अदरवाइज उस तारीख तक तो ये बिल्कुल नहीं ठीक है। देंगे। अच्छा, फिजा जिशान साहब ने एक पॉइंट रेज किया है, अच्छा वैलिड पॉइंट है। उन्होंने कहा है कि जो टाइमिंग है आपकी अदम एतमाद लाने की, क्योंकि फजल रहमान साहब ज्यादातर इसको लीड कर रहे हैं, ये जो टाइमिंग है आपकी बड़ी खराब है, ज्यादा सोच समझ के इस पे काम नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि आगे जून है, बजट का टाइम है, उसके बाद फिर इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी, तो वैसे ही कोई फायदा नहीं है हुकूमत में आने का 1 साल के लिए। तो ये थोड़ा सा इस पे बात कीजिएगा कि ये टाइमिंग आपने प्रैक्टिकली आपको क्या लग रहा है कि ठीक टाइमिंग है, या आपको लग रहा है कि टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती थी तो बेहतर नतीजे निकल आते? तो 3.5 साल से, पर्टिकुलरली मैं JUI की बात करता हूँ सर, 3.5 साल से हमारा मुसलसल ये वो हमने अपना जद्दोजहद जारी रखा। राइट सर। हमने पूरे मुल्क में मिलियंस मार्च किए, और फिर हमने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया। वो हमारा तो एक ही वो था कि ये चूंकि इलेक्शन के जरिए नहीं आया, ये सिलेक्ट होकर आया, एक मुसल्लत हुआ है। अच्छा। तो इस सूरत में इसका तसल्लुत जो है या इसकी हुक्मरानी वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा। तो ये सिलसिला चल रहा था, उसके लिए हमने जो मार्च की तारीख रखी। फिर हमारे PDM के जो दूसरे अलाइज हैं उनका ये था कि जी इस तरह करते हैं कि अदम एतमाद के जरिए इससे जान छूट जाएगी, और उसके बाद फिर हम इस शर्त पे कि अदम एतमाद के फौरन बाद ये होगा कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स हुए हैं वो खत्म किए जाएंगे। ठीक है। और जो इलेक्शन रिफॉर्म्स है, जो बहुत बुनियादी चीज है, उसको देखा जाएगा। ठीक हो गया। ये VEM मशीन के जरिए जो ये वावेला कर रहे हैं कि इसके जरिए होगा, ये तो धांधली का एक पूरा दरवाजा, अच्छा। एक गेट खुल जाएगा। और इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं हमारे लिए इंतहाई
काबिल कदर हैं। ठीक है, लेकिन उनकी पार्टिसिपेशन का भी एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि किस तरीके से वो आएंगे, किस तरीके से कहाँ वो। अच्छा चलिए, ये तो आपने अच्छी चीजें बताई हैं जो कि होनी जा रही हैं, उम्मीद करता हूँ ऐसे ही होगा। अच्छा, शेख रशीद साहब ने एक जुमला कहा है कि अर्ली इलेक्शन भी पॉसिबल है, क्या बैकडोर रवाबित कुछ जारी है आपसे पीडीएम से, कुछ पीछे पीछे कुछ बातचीत चल रही है? नहीं, पीडीएम की ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर्टिकुलरली मैं अब जमीयत उलमा इस्लाम की बात करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं ऐसा है। नहीं है। अच्छा, हमने वही मैदान का जो एहतजाज है वो जो भी है सामने ही है, बैकडोर कुछ नहीं चल रहा, जो भी है बस सामने है, ऑन द फ्रंट। जी जी बिल्कुल सामने सब ठीक हो गया। ठीक है, फिजा जिशान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि JUI ये जो जमीयत उलमा इस्लाम जमात है, इन्होंने हमेशा सिर्फ अपने स्कूल के मदरसे के बच्चे जो इनके यहाँ पढ़ते हैं, उन बेचारों को जिनको के कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होती, पता नहीं किस किस्म के उनके साथ सलूक होते हैं, किस किस्म के उन्हें थ्रेट्स होते हैं, सॉरी टू से उनको लेके अगर ये मार्च करते हैं तो ये मैं कहती हूँ सबसे बड़ा गुनाह। ठीक है, अगर ये इनकी जमात बिल्कुल भी जमहूरी नहीं है, पीछे रहे, उनके ऊपर इतनी सारी एलिगेशंस हैं, इनको डीजल ऐसे ही नहीं कहते, हम सॉरी टू से, बहुत हकीकत बात है कि इनके ऊपर एलिगेशंस हैं, ये परमिट लिया करते थे। तो मतलब एक रिलीजियस कार्ड के ऊपर आप इस तरह की बेईमानियां करें और उसके बाद आप धड़ल्ले से कहें कि जी हमको तो बड़ी जबरदस्त, हम नेक लोग हैं, तो ये इससे बड़ी तो मेरा ख्याल है मुनाफा। लेकिन आपको लग रहा है, चलें वो जो भी है, लेकिन आपको लग रहा है कि अच्छी पावर दिखा सकेगी पीडीएम, अच्छे लोग जमा कर सकेगी, टक्कर देंगे आपको? देखिए, मुझे अगर ये सारे मिलके ना कहते हैं कि अगर ये सारी की सारी पार्टीज मिल के एक बंदे के खिलाफ आएंगी तो क्या आएंगी, मतलब कौन सा बड़ा तीर मार लिया अगर इन्होंने, अगर बहुत ज्यादा लोग भी इकट्ठे कर दिए। अच्छा, उससे अगर उनको ये दिखा के अच्छा। और दूसरी मैं भी आपको एक इनकी मेजर वजूहात हैं जिनकी वजह से ये सारे लोग खड़े हैं। फजलुर रहमान साहब कश्मीर कमेटी की वजह से, और जो उधर से उन्होंने जितना वो बहरहाल उन्होंने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो सबको पता है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया जब तक भी कश्मीर कमेटी के हेड रहे थे। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 3 मकासद हैं। ठीक है, पीडीएम का एक मकसद ये है कि इन्होंने अपना जो पैसा है जिसके ऊपर वो उनको एनआरओ चाहिए कि उनको किसी तरीके से उनकी जान छूट जाए, जो पैसे इन लोगों ने बाहर रखे हुए जो इधर मुल्क में इनके हैं जिस तरह से भी हैं, एक उनसे जान छूट जाए। दूसरी बात, ईवीएम से ये इसीलिए चाहते हैं कि ये वो निजाम खत्म ही नहीं करना चाहते जिस निजाम के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ईवीएम, लेकिन जमानत नहीं है इस चीज की कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, क्वेश्चनेबल है ये जमानत नहीं है ईवीएम भी के ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे, वो भी एक सिस्टम है, बिल्कुल, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना हमारा काम नहीं, उसका इलेक्शन कमीशन का है अगर वो फैसला करते हैं। लेकिन ये तो ऐसे अगेंस्ट खड़े हैं जैसे कि खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या है कि मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन वही बात आ गई ना, इमरान खान साहब भी तो इसी निजाम से वज़ीर आज़म बने हैं ना, इमरान खान साहब इसी निजाम से वज़ीर आज़म बने, इसी एक मिनट मैनुअल निजाम। मैं पहले बात कंप्लीट कर लूं। तीसरी चीज इनकी ये ओवरसीज पाकिस्तानी ये जानते हैं और इनकी इस वक्त इनकी जान निकली पड़ी है कि अगर ये 40% वोट जो है ये आ गया पाकिस्तान में तो सब जानते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी किसको वोट ज्यादा देते हैं। इनको ये चाहते ही नहीं कि उनको उनका हक दिया जाए। ये इन 3 चीजों के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं बस। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको यही करना चाहती हूँ कि ये अगर इतना ही सिलेक्टेड पहले दिन से ये लोग इमरान खान को सिलेक्टेड कह रहे हैं, भाई अगर इतनी ही बात थी तो इतने गैरत वाले थे तो मौलवी फजलुर रहमान के जो भाई हैं जो MNA थे वो उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया, उन्होंने क्यों सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने असेंबली में बैठे रहे, अपनी सीट तो इन सबको प्यारी है। सो ये अब बात करते वक्त सोचिए तो सही, अपने गिरबान में हो सकता है वो अब किसी इस्तेमाल में आएगी वो सीट, जो राइट टाइम का उसका इंतजार कर रहे होंगे उस सीट को इस्तेमाल करने का। चले प्लीज साथ तरीका। अच्छा मलिक साहब इत्तेहादी जमातों के ऊपर मैं चाहूंगा प्लीज बात कीजिएगा। इत्तेहादी जमातें कब सर वो खुलकर ऐलान करेंगी, ना वो आपके साथ मिल रही हैं ना हुकूमत की तरफ जा रही हैं, सुन ही रहे हैं हम सर, अब कल की तारीख भी अफवाहों में। जी इससे पहले कि मैं इत्तेहादी जमातों की बात करूं, मैं अपनी इस बहन को थोड़ी सी हकीकत प्लीज सर ये फरमाती हैं कि मदरसे के तालिबान को ले आते हैं, ये इन्होंने शोशा छोड़ा हुआ है। जब पहले हमने मार्च किया उसमें भी तालिबान नाम की कोई चीज नहीं थी। तालिब इल्म कहा है उन्होंने, तालिब इल्म। अभी जो
हमारे जुलूस जा रहे हैं, सिंध से चल पड़े जी, हैं, कल जी। बलूचिस्तान से निकलेंगे, फिर बिल्कुल। 26 को मौलाना साहब डेरा इस्माइल खान से उसको हम्म। उस जुलूस को लीड करेंगे। जी। इस बहन को मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो देखें कि उसमें तालिबान कहाँ नजर उनका रहे। ठीक है। एक शोशा छोड़ दिए कि ये तालिब मदरसों के तालिब इल्म है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ठीक है। बिल्कुल खालिसतन झूठ है। खालिसतन जो दूसरी है वो आपके सपोर्टर्स हैं और वो न्यूट्रल दूसरी लोग हैं मैं सारे, ये उसमें कोई गुजारिश करूंगा कि ये जो इन्होंने ये जो कभी और लफ्ज मौलाना साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया ठीक कि है। डीजल के परमिट, ये तो दुनिया का माजूद है। अब इन्होंने 4-6 महीने, आपको भी इल्म है कि उन्होंने मौलाना साहब के बारे में इख्बारात और मीडिया के जरिए कि फलां जगह करप्शन है, फलां जगह करप्शन है। मौलाना साहब ने कह दिया कि एक भाई ये चलते रहे, 1 साल इन्होंने लगाया और एक चीज भी नहीं। फिर वो खुद जमीन पे जैसे वो चीजते थे ऐसे वो प्रूफ नहीं हो पा रहा है अभी, वो ब्रॉडशीट का भी आ गया कल, ठीक हो गया। जी, पैसे बाहर हैं, मौलाना साहब के पैसे किधर बाहर हैं, वो कोई बता तो दें। तो ये सारी झूठी बातें। अब भाई ने इस्तीफा नहीं दिया, भाई गवर्नमेंट में तो उसका नहीं है कि वो इस्तीफा दे। तो भाई कौमी असम्बली का बेटा उनका कौमी असम्बली का मेंबर है, वो इस्तीफा क्यों दे? ठीक हो तो एक भाई उनका MP है, वो इस्तीफा क्यों दे? वो तो लोगों ने उसको वोट देकर उनको वो किए। तो ये सारी ऐसी झूठी बातें करने से मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा अपनी प्यारी बहन से कि इस किस्म के इल्जामात लगाएं जिसका कोई सर पांव हो। ठीक हो गया। मौलाना साहब का कैरेक्टर सारी दुनिया ने देखा है। आपने बतेरा कोशिश की है, तमाम आपकी एजेंसियां, नेब, FIA, जो भी कुछ आपके पास था, आपने मौलाना साहब के खिलाफ लगाया, लेकिन करप्शन प्रूव नहीं कर पाए किसी भी तरह की। ठीक हो गया, ठीक हो कुछ बरामद नहीं हुआ और फिर आप खुद विड्रॉ हो गए। और विड्रॉ होने के बाद अब आप किस मुंह से दोबारा कहते हैं कि मौलाना साहब ने? ठीक हो, बिल्कुल आपने पॉइंट क्लियर कर दिया, तब्दील कर दी। हमारा ये जो तसलसल है ये रहेगा इंशाल्लाह जब तक हम अपने मकासद में कामयाब नहीं होते। ठीक है सर, इत्तेहादी जमातों वाला लास्ट पॉइंट कवर कर दीजिएगा। कब ऐलान कर रही है इत्तेहादी जमातें? मैंने सुना बाप जमात भी साथ ही है। इत्तेहादी जमातों का भी इस तरह है ना कि इस वक्त तो कोई किसी के बारे में जो भी वो कहते कि आप ठीक है। इत्तेहादी जमातों को कम से कम ये देखने, ये उनके अपनी पार्टियों के बारे, पार्टी के लोग भी ये सोचेंगे कि जी अब कल ठीक हो गया मामला, परसों ठीक हो गया मामला। ठीक का तो शुरू से कह रहे हैं, ठीक है। अब ऐलान करने में लैतुलाल से वो काम ले रहे हैं। वो शायद इनकी तरफ से ज्यादा अप्रोच उनको हो रहे हैं। अच्छा अप्रोच है, लेकिन अप्रोच तो खैर अपोजिशन की तरफ से भी हो रहे हैं। डेली डायलॉग हुए उसमें उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है और हमारे मौक़िफ़ के साथ उन्होंने हम आहंगी जाहिर की है। ठीक है। अब वो इस्तीफा कब देते हैं वो ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें, क्लियरली आपने सर एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। फिजा जिशान साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ नहीं, आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया चीजों को। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आने के बाद मजीद जमातों के मेहमानों में ज्वाइन करेंगे, उनसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाजरीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं और अब बात करेंगे आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की, जिसके अंदर लार्जर बेंच मौजूद था। गो के उसके ऊपर कुछ एतराजात किए गए, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि तमाम जमातों के जो बैरिस्टर थे उन्होंने भी आज बात की, उन्होंने अपने जवाब भी पार्टियों ने जमा करवा दिए सबने। 63A 95 ये तमाम आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, खासतौर पे तरमीम के बाद, और सदारती ऑर्डिनेंस है, उस पर तमाम तक कार्रवाई जारी है। अब कल तक के लिए जो कार्रवाई उसको मुलतवी किया गया है, कल मजीद उस पर बात आगे शुरू होगी, जरा शुरू होगी। तो इस पर बात करने के लिए, कानूनी पहलू देखने के लिए हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम यासीन आज़ाद साहब मौजूद हैं। साबिक सदर रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार इस्लामाबाद में और PMLN के एक्टिव मेंबर भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। यासीन सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हमेशा जब कानूनी मामलात में हम फंस जाते हैं तो आपकी रहनुमाई में थोड़ी सी चाहिए होती है। अच्छा सर, ये आज जो भी कार्रवाई हुई उसके अंदर आपको क्या लग रहा है कि कोर्ट किस नतीजे पर पहुंच सकता है, और कौन कौन से पॉइंट्स आपको ऐसा लगता है जो कि PTI की तरफ से बिल्कुल इनवैलिड हैं और अपोजिशन की तरफ से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं सर आइन के हवाले से? देखें, सबसे पहली बात यह है कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही, तकरीबन इससे पहले तमाम लीगल एक्सपर्ट जो है ना यही बात कर रहे थे। ठीक है। हमारा सिंपल कहना यह है कि 63A जो है उसके मुताबिक आप किसी भी मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ उस वक्त तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर वोट कास्ट नहीं कर लेता।
ठीक हो गया। अगर वो वोट कास्ट करता है पार्टी डायरेक्शन से हटकर, ऐसी सूरत हाल में बाद में पार्टी की कायद को इस बात का इख्तियार हासिल है, ठीक है, कि वो रिकमेंडेशन के साथ इसको स्पीकर को भेजे। स्पीकर कोई कार्रवाई करने का मजाज नहीं होगा, बल्कि स्पीकर उसको फॉरवर्ड करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1 महीने के अंदर उसका फैसला करेगा। नंबर 1। नंबर 2, अब जो सूरत हाल ये है कि वो आप कहते हैं कि जी जो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़के आए हैं जी, उनका जो है राइट बनता है कि वो क्योंकि वोट पार्टी का है, लिहाजा उनको वोट जो है ना अपनी पार्टी के लोगों को देना चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर ये सवाल करता हूँ कि वो लोग जो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते, पार्टी में शामिल हुए बाद में, पार्टी का तो उनका जो वोट है पार्टी का वोट तो नहीं है। ठीक है, उनका तो बैलेट में ये है कि उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो आजाद रहें या किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें। ठीक हो गया। तो पार्टी को ज्वाइन करने के बाद अगर वो कहेंगे ये पीटीआई का वोट है, तो मैं नहीं मानता उस चीज को। तो इस बारे में आइन में सर कुछ लिखा हुआ है आजाद उम्मीदवारों के हवाले से कि वो आइन तो मतलब है बात चीजें, लेकिन 63A को जब आप डिटेल से पढ़ेंगे उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब कोई आदमी, ये तो दुनिया का कानून भी है, दस्तूर भी है, कि जब तक कोई आदमी कोई कार्रवाई नहीं कर देता और कोई वाकया नहीं हो जाता, उस वक्त तक किसी को भी कानून के मुताबिक सजा नहीं दी जा सकती जब तक वो कोई जुर्म ना कर ले। ठीक हो गया। अब यहाँ जो आपको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि अगर वो पार्टी डिसिप्लिन के, तो आज भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि वोट देना उनका हक है अपने ज़मीर के मुताबिक। ठीक हो गया। और ज़मीर के मुताबिक अगर वो वोट देते हैं और कोई खिलाफवर्जी करते हैं, तो जो कानून और आइन कहता है उसके मुताबिक आप उनके खिलाफ कार्रवाई। सर अब एक छोटा सा कंफ्यूजन जो है यहाँ पे, मुझ जैसे किसी शख्स को भी या कोई भी आम फहम रखने वाला जो शख्स है वो कुछ चीजों में कंफ्यूज हो रहा है, उसकी थोड़ी सी क्लैरिटी चाहूंगा। जी जी, आपने कहा जी वोट डाल दिया, उसने डल गया, उसके बाद पार्टी ने शो कॉज दिया या कार्रवाई की, इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गया केस, 1 महीने का टाइम है, लेकिन जो अदम एतमाद की काउंटिंग है वोट्स की, उसके अंदर उसका वोट शुमार होगा और बाद में अगर इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन लेता है तो क्या तब भी वो वोट कैंसिल हो सकता है? ये जो वोट शामिल हो गया वो तो काउंट रहेगा, वो तो फिर अदम एतमाद का। की भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर तशरीह कर दी है जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साफ अपने ऑब्जर्वेशन में ये बात कही है, और कानून भी और आइन भी ये कहता है कि वो जब वोट देगा, इसका मतलब है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वो गया। ठीक है। तो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जब जाएगा तो उसके खिलाफ जो कानून और आइन इजाजत देता है आप वो कार्रवाई करेंगे। ठीक है। अब वो जब मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इस नतीजे पे पहुंचता है कि इस आदमी ने जो वोट डाला वो गलत डाला, पार्टी डायरेक्शन के मुताबिक नहीं डाला, तो इसको वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, डी नोटिफाई करेगा और उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। अब जो ये एक नई बहस शुरू हो गई तो उसको कितने अर्से के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्या ता हयात किया जा सकता है? अब ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हॉर्स ट्रेडिंग हमारे दस्तूर की जो आर्टिकल हैं 62, 63 में कहीं भी ताहयात का अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक हो गया। राइट सर, यही वजह से जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने एक और पिटीशन फाइल की है जिसको ये रंग दिया जा रहा है कि शायद पार्टी किसी पार्टी की हेल्प के लिए कर रहे हैं। बायस्ड थोड़ा सा एहसन भून साहब के बयान को भी थोड़ा बायस देखा गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो बिल्कुल टोटली गलत है। एहसन भून का जो स्टेप है वो तो किसी ए या बी या सी के लिए नहीं है। कल सपोज कोई और आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाता है लाइफ के लिए, अच्छा, तो कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हम ये डिमांड कर रहे हैं कि पूरे 17 के 17 सुप्रीम कोर्ट की जज बैठे और इस एहसास इश्यू पे फाइंडिंग दें अपनी, क्योंकि दस्तूर खामोश है। दस्तूर में जो लाइफ की डिस्क्वालिफिकेशन का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। अब क्या होता है कि नेब के किसी केस में किसी को 10 साल सजा हो गई, राइट सर, तो आपने उसको 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने जो कहा कि जी लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, हमारा कहना यह है कि उस जजमेंट का भी रिव्यू जरूरी है। इस वजह से रिव्यू जरूरी है, इस वजह से जरूरी है कि जब दस्तूर इस मामले में खामोश है, आप जो लाइफ के लिए किसी को डिस्क्वालीफाई करते हैं वो कौन से कानून और आइन के मुताबिक करते हैं? ठीक हो गया। आखिर इसका मसले का कोई हल तो होना चाहिए। तो देखें, हम मेरिट्स की बात करते हैं, आज कोई भी आदमी डिस्क्वालीफाई ए बी सी डी कोई भी हो सकता है। अब मियां नवाज शरीफ के जो मिसाल देते हैं, तो मियां नवाज शरीफ को अगर ये सुप्रीम कोर्ट बात तय भी कर देता है
कि वो लाइफ के लिए डिस्क्वालिफिकेशन गलत है, ठीक है, लेकिन उनको नैब ने सजा दी हुई है। ठीक है, वो 10 साल की सजा जो है उस दिन से स्टार्ट होगी जब से वो अगर सजा को मेंटेन करते हैं या उनका इक्विटल हो जाता है। इक्विटल के बाद मजीद 10 साल उनको वेट करना है। तो मियां नवाज शरीफ को यहाँ से कौन सा फायदा मिलेगा, कौन से कानून के मुताबिक फायदा मिलेगा? हम हर चीज अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं। यही भी अपने इमरान खान जब 14 आदमियों को सेनेट के लोगों ने जाके जो वोट इनको दिया, उस वक्त इनका जमीर कहाँ मर गया था? उस वक्त क्यों नहीं कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें? और ये इतने अगर बासूल आदमी थे तो उन 14 आदमियों को वोट को कहते जी हम काउंट ही नहीं करते, ये तो फलां को चला जाना चाहिए। या जब आप जहाज भर भर के लाते थे लोगों के और ला के उनके जमीर के मुताबिक आपने अपने लिए वोट लिए, तो उस वक्त आपकी जो गैरत और जोश जो है वो कहाँ मर गया था? ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि अपनी अनाज से हट के जो कानून और आइन कहता है उसके मुताबिक चलें, आपके लिए ये जरूरी है। ठीक है, लेकिन आप ये बता दें कि मेरे नजदीक तमाम मसले मसाइल का हल पार्लियामेंट है। ठीक है, आप के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो आइन और दस्तूर हमारा इजाजत देता है उसके मुताबिक आई है। तो फिर हुकूमत जो है ये जो बड़े बड़े जलसे कर रही है, क्यों कर रही है? ठीक है, ये तो अपोजिशन करती है। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बेहतर है कि इंतशार की तरफ ना जाएं और असेंबली के अंदर ही मसाइल को हल और किया आज की जो बात मैं आपके हवाले आपके प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहता हूँ कि जेदी साहब को भी 50,000 रुपए जुर्माना हो गया। हाँ, बिल्कुल। मराद सईद को भी हो गया। प्राइम मिनिस्टर को भी 50,000 रुपए जुर्माना हो गया। आज दोबारा भी हुआ। जो प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव अपने इदारों की बात को नहीं मानता, वो बाकी किसकी बात को मानेगा? सर ये तो मुझे बता दें आप। ठीक है, तो ये एक तमाशा लगाया हुआ है मौजूदा हुकूमत ने। मौजूदा हुकूमत को नहीं, लेकिन मौजूदा हुकूमत बहुत सारे इदारों को बायस्ड भी तो लेबल करती है, जिसमें इलेक्शन कमिशन भी है। ये तो ढकी छुपी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन को अगर मेरिट्स पे जाता है, आपने इलेक्शन कमीशन के मतलब क्या बात नहीं की? आप तो 1 साल 1.5 साल हो गया इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरों की वैकेंसी को फिलअप नहीं कर सके। आप बाकी क्या काम कर लेंगे मेरे नजदीक? सर 45 दिन के अंदर आपने उन 2 मेंबरों को नॉमिनेट करना था। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबर पिछले 1 साल से उनका पता ही नहीं क्या है भी है नहीं है। तो जो हुकूमत ये छोटा सा काम या नेब के चेयरमैन को नहीं हटा सकती, इसके लिए कानून नहीं बना सकती और ऑर्डिनेंस पे उसको चला रहे हैं। ऑर्डिनेंस 120 दिन के बाद जब एक्सपायर हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप? तो मेरा मतलब है तमाशा लगा दिया इस हुकूमत। ठीक हो गया सर, प्लीज हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ हमारे मोहतरम नवाबजादा इफ्तिखार अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। अभी यासीन आजाद साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, सीनियर रहनुमा PMLN के, और बैरिस्टर साहब यकीनी तौर पे कानून के बड़े उसके बारे में बात कर रहे थे इन डिटेल। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये खासतौर पे आज पूरी एक सूरत हाल रही सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानूनी, पीपल्स पार्टी ने भी अपना जवाब जमा करवा दिया है कि जी 63 की जो आइन की जो वो इस तरह से तशरीह होनी चाहिए और ये हमारे खदशात हैं, तमाम तर चीजें। हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर जितने भी MNAs आपको ज्वाइन कर चुके हैं उसमें से बहुत सारे लोगों के ऊपर इल्जाम हैं कि उन्होंने लिए हैं, पैसे लिए हैं, 40 करोड़ लिए हैं, 20 करोड़ लिए हैं, कुछ के प्रूफ भी उनके पास हैं। सर उसको ताहयात नाअहल कराने की बात की जा रही है, आप इसको कैसे देखते हैं सर आइन में? देखें, जो आइन की 63A में जो है वो बड़ा वादे है कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है डी सीट वाली बात अगर होगी, मगर उसमें कोई टाइम पीरियड वगैरह नहीं है उनका, ना तायात वाली बात है। दूसरी उसमें बात यह कि सुप्रीम ये उसमें फुल स्टॉप कॉमा वगैरह तक ऐड नहीं कर सकती। ओके, उन्होंने कहा है कि हम खाली जगह हम फिल नहीं कर सकते, उसके लिए बेहतर है कि आप पार्लियामेंट में जो है वो ये तमाम चीजें लेकर जाएं। ज्यादा से ज्यादा वो दोबारा भेज देंगे पार्लियामेंट के अंदर। और 2-3 चीजें जो आज उन्होंने कमेंट्स में वो चीफ जस्टिस साहब ने कही वो बहुत हौसला अफजा थी। बिल्कुल, रोका नहीं जा सकता। तो उनका जी रोका नहीं जा सकता। दूसरा उनका वोट कास्ट होगा, अगर वोट कास्ट नहीं होगा तो ये वोट की भी तौहीन है और उस मेंबर की भी। बिल्कुल, तो ये चीजें मेरे ख्याल है बड़ा क्लियर कट है। ये तो सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो ये कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा ये है कि जब वोट कास्ट हो जाएगा, वो जिस तरह आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि वो चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास और वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट, वो सारी बात की बातें हैं। ठीक हो गया, लेकिन वोट कास्ट होगा, उसको काउंट भी किया जाएगा, वो अदम एतमाद के तरीक में शामिल होगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि क्या वोट इनफरादी हैसियत में होता है या पार्टी की मिल्कियत होता है?
ये अच्छा, ये एक ऐसी तशरीह है जो सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं होगी सर, ये आज के बाद जितनी भी हुकूमतें आएंगी, आपकी भी हुकूमत आएगी, उस तमाम प्रोसेस के ऊपर ये जो भी फैसला आएगा 63A के हवाले से वो इंप्लीमेंट होगा, सिर्फ इस वक्त के लिए नहीं है ये। नहीं, ये देखें ना कि ये जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कोई ऐसी बात आई कि तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खत्म करनी पड़ेगी आपको। अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की शिक रखेंगे आप तो ये चीज भी रहेगी साथ। ठीक हो गया। इसमें ये नहीं हो सकता जी हाँ, क्योंकि ऑपोजिशन तो ऑलरेडी मिनॉरिटी उसमें होती है ना, तादाद कम होती है, तो उसमें अदम इत्मीनान तो उसी सूरत होता है ना जब अक्सरियती जमात के लोग वो करते हैं, अदम इत्मीनान करते हैं अपने लीडर ऑफ द हाउस पर, तो तभी नो कॉन्फिडेंस हो सकता है ना जी। और ये एक जमहूरी और आइन भी इसकी इजाजत देता है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है शेख रशीद साहब के बयान के हवाले से कि पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं, तो क्या कोई बैकडोर रवाबित जारी है पीपल्स पार्टी से या पीडीएम से? इस बारे में कोई राय कोई है आपकी कि क्या कोई बैकडोर कोई किसी नतीजे पर पहुंच सकती है जमातें कि ठीक है जितनी देर से बाद हम खुद इलेक्शन करवा देंगे दोबारा? शेख साहब असल में वो टीवी पे अपने आप को लाइव रखने के लिए वो इस किस्म की बातें करते रहते हैं। आज तक आप बताएं कि कोई उनकी ये जो उन पटांग गुफ्तगू करते हैं कोई आज तक चीज वो हुई हो? अच्छा, उनका वो अपने आप को सिर्फ टीवी पर करने के लिए। अच्छा, शेख रशीद साहब की पेशगोइयां बड़ी मशहूर हैं, लेकिन उधर वसान साहब की भी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी भी पेशगोइयां बड़ी मशहूर है। उन्होंने कहा है कि 27 तारीख को इमरान खान साहब इस्तीफा दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, उस पूरे जो जलसे के अंदर खिताब के दौरान इस्तीफा दे सकते हैं। ये होगा उनका सरप्राइज और ट्रम्प कार्ड जो बात करें। क्या इमरान खान साहब दे सकते हैं सिचुएशन में आके इस्तीफा? देखें, अगर उनकी इत्तेहादी जमातें भी अलहदा हो जाती हैं तो उसके उनके पास मेरे ख्याल गुंजाइश नहीं रहती। अच्छा, अब जो अपोजिशन में जो इनके अपने लोग नाराज हैं वो तादाद भी मेरे ख्याल कोई 40-50 के करीब जा चुकी है। 29 को तो कंफर्म कर दिया है। इन्होंने जितनी 29 लोग तो कंफर्म नहीं, जितनी भी ये ट्राई कर रहे हैं वो सब डट गए हैं। इन्होंने हर जो ऑफर करनी थी ये कर चुके हैं। अब कोई भी इनके साथ आने को, जो इनकी जबान है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल इनके वजीरों मुशीरों ने, उन्होंने बल्कि पक्का कर दिया उन्हें उधर। अच्छा, तो ये सर इत्तेहादी जमातें लग रहा था पहले दिन से कि ये हाँ सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पहलू ये है कि इत्तेहादी जमातें भी तो खुलकर सामने नहीं आ रही है ना सर, जवाब तो वो भी नहीं दे रही हैं। उनकी हाँ का आपको भी इंतजार है, हुकूमत को भी इंतजार है, तो ये हाँ कब सुनाई देगी सर अवामी सतह पे भी? नहीं, हम देखें, हम पूरी उम्मीद है कि जब हमने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया था तो हमने सारा अपना होमवर्क करके किया था वो। ओके। और अब आप देख लें कि उसने चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा है कि जी हमारा 100% टिल्ट ऑपोजिशन की तरफ है। अच्छा, एमपीएम वालों ने जो अपना वर्कर कन्वेंशन के बाद जो उन्होंने मीडिया से बात की उसमें उन्होंने यही कहा कि जी अगर हमें गवर्नमेंट और जमहूरियत में से किसी तरफ जाना पड़ा तो हम जमहूरियत की तरफ जाएंगे। फिर जो बाप पार्टी है उन्होंने केपी के उन्होंने गवर्नमेंट छोड़ दी है। बिल्कुल ऐसा ही। तो बड़ा वाज़ेह है, कोई ऐसा अभाम नहीं है जी। चलें, आप बड़े क्लियर मुझे नजर आ रहे हैं। प्लीज एक मिनट के लिए साथ रहिएगा। जरा यासीन आजाद साहब, ये फाइज ईसा साहब के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। उन्होंने जो एक लेटर लिखा और उसके अंदर कुछ खदशात का इजहार किया, वैलिड है वो? सर देखें, बात दरअसल ये है जी कि फाइज ईसा साहब इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हैं। अच्छा, ये बात तो एक हकीकत है कि बंद कंस्टिट्यूट करने का राइट से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। ओके। लेकिन कानून और कायदे के मुताबिक ये होता है कि जब चीफ जस्टिस बन जाते हैं और सीनियर प्यूनी जज जो होता है, अमूमन एक दूसरे को इत्मीनान में लेकर काम करते हैं। ओके, सीनियर। सपोज जिस तरह हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला जब आता है तो सूबे का जब चीफ जस्टिस नाम इनिशिएट करके कमीशन को भेजता है, ठीक है, तो उसमें वो कंसेंट जो है जो सीनियर प्यूनी जज है उसकी कंसेंट शामिल होती है। ओके, कुछ अरसे से चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी सूरत जो है वो मुनासिब नहीं चल रही, तो उन्हें ये बंद अगर कंस्टिट्यूट कर रहे थे तो एक दो सीनियर जजेस को भी ले लेते तो ले लेते। ठीक है, आपको वैलिड लग रहा है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा सर तक, लेकिन जहाँ तक बंद कंस्टिट्यूट करने का अख्तियार है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। ठीक है, और वो ऐसी हालत में उन्होंने जो बंद कंस्टिट्यूट की अपनी जगह पे है, लेकिन सीनियर प्यूनी जज की हैसियत से उनको इतराज करने का अपना कानून। ठीक है सर, कल थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है, मुझे एक कमेंट और भी लेना है इफ्तिखार साहब से। कल की कार्रवाई को कैसा होता है देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट में? क्या होने जा रहा है?
कल खाली फतेह हो जाएगी एक मेंबर की और पोस्टपोन कर देंगे ये। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट में तो देखें सर, अभी तो जो है बाद लोगों ने जवाब दाखिल किए हैं जी, और उस पे डिबेट से आर्गुमेंट में ठीक है, जो वकील लोग सामने आए हैं वो कितना टाइम लेते हैं, कितना वक्त लेते हैं। इससे पहले भी आपको पता है प्रेसिडेंट रेफरेंस में काफी टाइम लगा, बाद में जो सूरत बनी जैसे फैज ईसा साहब के मामले में वो आपके सामने है। जी बिल्कुल है। अब ये देखना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अपने अपना स्टैंड लिया है, जाहिर है उनके वकीला को आर्गुमेंट के लिए तो वक्त चाहिए, वो अपने हिसाब से बात करेंगे। और मैं नहीं समझता कि ये इतना जल्दी कोई मामला फैसला हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि 63A के मतलब जो कुछ भी फैसला हम देंगे वो फ्यूचर के लिए है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसके लिए वो नहीं है, डिसेंट से निकाल दें। ठीक हो गया, ठीक हो क्योंकि गया। डिसेंट से जजमेंट आएगा तब जाके लागू होगा। परफेक्ट। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की डेट तो ऑलरेडी आपने दे दी, वो मूव हो चुकी है। ठीक हो गया। ठीक हो, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला करता भी है तो वो इस कार्रवाई पे जो है ना असरअंदाज जजमेंट नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, कल असेंबली का जो सेशन बुलाया गया उसके अंदर एक तो जो फातेह होगी उसके बाद लग नहीं रहा कि कार्रवाई आ गई होगी, बिकॉज ये असेंबली का उसूल है कि अगर किसी की वफात हो जाती है तो उसके ऊपर सिर्फ फातेह ख्वानी होती है और उसके बाद बर्खास्त कर दिया जाता है सेशन। अब कल की तारीख ऑलरेडी डिलेड तारीख है, 21 तारीख की ड्यू डेट थी, 25 तारीख हो चुकी है। इसके बाद आगे कहां तक जाता देख रहे हैं सर? आप इसको डिले टैक्टिक कह लें, बिकॉज पीपल्स पार्टी तो डिलेइंग टैक्टिक्स को कह रही है, तो कहां तक सर इस कार्रवाई को जाता देख रहे हैं आप? सेशन कब बुलाया जाएगा? अदम एतमाद। देखिए, इसमें गुजारिश है कि ये रिवायत जरूर है जी कि अगर कोई सिटिंग मेंबर फौत हो जाता है तो उसके, मगर ये आइन से बालातर नहीं है। अच्छा, आइन जो है वो अपनी जगह, उसका ये नहीं कि रिवायत को आप वो कर दें कि आइन को पीछे रख दें और रिवायत ऊपर आ जाए। ठीक है। तो एक तो ये चीज क्लियर हो कि ये रिवायत में है मगर ये आइन का वो नहीं है। ओके। दूसरा ये कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स करेंगे कि फर्स्ट टाइम हुक्मरानों में बुज़दिल हुक्मरान ये साबित हुए हैं। और जितना एक किस्म का आप यूं देखें कि यू टर्न तो इनका मशहूर था, मगर अब जो इन्होंने बुज़दिली की अपनी एक दास्तान इन्होंने एक नई रकम की है कि हर बार ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि जिससे ये इससे राह फरार अख्तियार कर सकें। मगर आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ये कल एडजर्न करते भी हैं तो मंडे वाले दिन इन्हें टेबल करना पड़ेगा, मंडे को करना पड़ेगा। ठीक हो गया। हाँ, इन्हें टेबल करना पर फिर विद इन 7 days इन्हें उसके ऊपर वोटिंग भी करानी होगी। मगर ये है कि इनसे कुछ भी बैद नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये भागना चाहते हैं, ये डरपोक हैं और ये बुज़दिल लोग हैं। और खुद खान साहब जितना बुज़दिल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत हुक्मरान गुजरे हैं इस मुल्क के, मगर इतना बुज़दिल और इतना डरपोक हुक्मरान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ठीक है, चलिए, बिलावल भुट्टो साहब की भी मालाकंड में स्पीच को इसी हवाले से दी कि जो असद कैसर साहब के पर आर्टिकल 6 लगवाने वाले हैं वो खुद भाग रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया, गुफ्तगू रही, अच्छी गुफ्तगू रही। यासीन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, अच्छी तशरीह की आपने पूरी सूरत हाल की। आप देखते हैं आगे कल की सूरत हाल भी देखते हैं, उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। मंडे तक जलसे भी बीच में हो जाएंगे। तीनों जमातें खासतौर पे, बल्कि तीनों जमातें अपोजिशन की और चौथी जमात पीटीआई, सब तैयार बैठे हैं और ये वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। तरक्की की राह पर गामजन।